हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई एम सचिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे और यह साल आपके लिए नई उम्मीदें, नई जोश और नई सफलताएं लेकर आएगा। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2025 है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इसी खास दिन पर मैं आपके लिए 2024 की पूरी करंट अफेयर्स क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा और आज वह दिन आ चुका है और मैं आपके लिए करंट अफेयर्स तैयार कर चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की पूरी करंट अफेयर्स की, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बातें आज के इस वीडियो में करूंगा वो बिल्कुल 100% सही होगी, इसलिए मैंने सारी डेटा को लिख रखा है, क्योंकि होता है ना कि गलती हो गया कुछ, तो इसीलिए गलती कुछ ना हो इसीलिए मैंने सारी डेटा को लिख रखा है। और ये जितनी भी बातें हैं उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा हूं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ द हिंदू के क्लिपिंग होंगे, साथ ही में कुछ ऐसे समिति की मैं बात करूंगा तो उसकी रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में उस रिपोर्ट को भी जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैंने पूरी चीजें जो है ना आपके लिए बहुत ही 100% राइट वे पर मैंने तैयार की है। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इतना जब इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप लोग स्किप ना करें और पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चलिए बिना देर के हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, समझने के लिए हमने इस वीडियो को कई सारे सेक्शन में बांट दिया है, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाएं, खेलकूद इत्यादि। तो दोस्तों, आप लोग भी पेन और कलम उठा लीजिए और हम जो भी बातें बोलेंगे, जो फैक्ट चीजें होंगी, आप लोग उसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप भी इस चीज को लेकर सिंसियर रहोगे। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जो भी करंट अफेयर्स बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, और आप उसे क्या करेंगे, अपने सिलेबस से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलिए हम सबसे पहले सेगमेंट की बात करते हैं। पहला मेरा सेगमेंट है राष्ट्रीय घटनाएं और उसमें हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। दोस्तों, आपने बहुत अच्छे तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। फ्रेंड्स, वन नेशन वन इलेक्शन 2024 के बहुत चर्चित विषयों में से एक रहा। भले ही यह विधेयक लागू नहीं हो पाया, लेकिन यह प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में लगातार उठता रहा और इस पर चर्चा होती रही। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी विषय पर मैं बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो विषय सबसे पहले क्रिएट हुआ, यह दोस्तों विचार पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में अपने भाषण में बोले थे दोस्तों। अब उस समय 2019 का चुनाव भी था, उससे पहले इन्होंने बोला था और कहा था कि 2019 के चुनाव के बाद इसे हम पारित करने की कोशिश करेंगे। भले वो अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले सवाल तो नरेंद्र मोदी जी ने ही उठाया था इसे लेकर। 2024 में केंद्र सरकार ने इस विषय पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी और मैं आपको बता दूं, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति की भी गठन कर दी गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसीलिए इस समिति का नाम भी है दोस्तों रामनाथ कोविंद समिति। देखिए दोस्तों, मैं डेटा जो है वो लिख रखा हूं, कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जो गलत होगा, और जो भी है जैसे रामनाथ कोविंद समिति की जो भी बातें लिखी गई हैं, जो उसका प्रावधान है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप ऑफिशियल PIB जैसे वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, उसका मैं लिंक नीचे दे दिया हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था वन नेशन वन इलेक्शन का, वो यही था कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हो वो एक साथ कराए जाए। स्थिति क्या है अभी की स्थिति यही है कि यह विधेयक अभी तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन इसे 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव है दोस्तों। चुनौतियां क्या है इसके सामने, क्यों नहीं लागू हो पा रहा है और 2026 में भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या उस समय भी चुनौतियां यही बनी रहेगी, हम आपको बताते हैं। इसके सामने जो चुनौतियां हैं वो राज्यों की सहमति नहीं मिल पा रही है दोस्तों। इसकी चुनौतियों में से एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बहुत सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में भी संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, 174 और अनुच्छेद 356। इतने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में जब संशोधन करने की बात आएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें बाधा उत्पन्न होगी, इस विधेयक को लागू करने में बाधा उत्पन्न होगी। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसे विधेयक को पारित कर ही देना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विधेयक को। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं, हर महीने में चुनाव होता है, कहीं ना कहीं कोई विधानसभा का, कोई पंचायत का, कोई लोकसभा का तो 5 साल पर होता ही है। तो बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं और जो नेता होते हैं, जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो जन कल्याण कार्यों पर कम ध्यान देते हैं और चुनावों पर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे क्या होता है, भारत के विकास पर बहुत बड़ा चोट पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि जाहिर से जल्दी ऐसे विधेयक को पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, चुनौतियां इतनी बड़ी है कि इसे 2026 तक लागू करना एक बहुत बड़ी समस्याओं में से गिना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2026 में मान लीजिए कि किसी विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ, मान लीजिए बिहार का तो होने वाला ही है,
2026 में मान लीजिए कि बिहार के विधानसभा का कार्यकाल क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो जब चुनाव होगा तो जो नई सरकार बनेगी वो 2031 तक उनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन जैसे ही 2026 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा दोस्तों, उसके बाद 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसके साथ पूरे सभी विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने का प्रावधान है। तो कोई कैसे विधानसभा यानी कोई राज्य कैसे ये स्वीकार करेगा कि हमारा 2026 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है और हम 3 या 4 साल तक ही अपना मतलब कार्यकाल पूरा करेंगे 2029 में? ऐसा नहीं होने देगा कोई राज्य के विधानसभा। वो नहीं चाहती है कि हम कम तक कार्यकाल पूरा करें। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो समझदारी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी आज के इस जनरेशन में। नहीं तो नहीं करेंगे तो फिर यही होगा कि देश का विकास पीछे छूट जाएगा और आपकी प्राथमिकता आगे आ जाएगी। तो अपनी प्राथमिकता के चक्कर में देश के विकास पर बाधा और उस पर चोट मत पहुंचाइए। जल्दी से जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन को पारित कीजिए और हमारे देश की एक नई कल्पना और एक नई स्वरूप को शुरू कीजिए दोस्तों। तो ये मेरा रहा आपके लिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक शानदार कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके लिए बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और विस्तार रूप से समझें तो हमने एक वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए बनाया था। आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाकर इस वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मैंने उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है दोस्तों अब करंट अफेयर्स के इसी सेगमेंट में अर्थात राष्ट्रीय घटनाओं में ही मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो महिला आरक्षण विधेयक 2024 है दोस्तों। इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा चली थी और मैं बताऊं कि एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे गए थे। यूपीपीएससी और यूपीएससी के इंटरव्यू में मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट से इससे सवाल पूछे जा रहे थे और उनकी राय ली जा रही थी कि कैसा ये विधेयक है, क्या आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक रहा है। मैं आपको बता दूं कि महिला आरक्षण विधेयक ये दशकों से चली आ रही एक मांग थी दोस्तों। ये 2008 में भी कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय भी इस विधेयक को लाया गया था संसद में, लेकिन किसी कारणवश पारित नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, इस विधेयक को लाने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि भारतीय संसद में खास करके राजनीतिक में भारतीय महिलाओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व मिल सके, इसीलिए ऐसे विधेयक को लाया गया था। और आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% महिला आरक्षण को लागू कर दिया गया दोस्तों। और यह विधेयक संसद में पारित हुआ और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक घटनाओं में से एक माना गया। लेकिन दोस्तों बहुत सारे हमारे मित्र थे जो हमसे बहुत सारे सवाल पूछे, खास करके टेलीग्राम पर हमसे सवाल पूछा गया कि क्या ये पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं है, क्या हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है, चैनल है, जहां पर हम एवरीडे यूपीएससी और पीसीएस बच्चों के साथ डिस्कशन करते रहते हैं। अगर आप भी हमारे डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं कि उन बच्चों का क्या उस समय का सवाल था जब ये विधेयक लोकसभा में पारित होने की प्रक्रिया में था। तो दोस्तों उनका सवाल यह था कि हमारे राइट्स के साथ उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्या लड़कियां आज के समय में कमजोर है जो उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। आज तो यूपीएससी में रैंक भी देखते हैं कि 2-3 साल से लगातार उन्हीं की रैंक 1 आ रही थी, 2 आ रही थी, टॉप 10 में उनका वर्चस्व था। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो कमजोर हैं, ऐसे में उन्हें आरक्षण क्यों दिया गया। लेकिन दोस्तों मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और मैं आज आपको भी समझा देता हूं। मैं जानता हूं कि आपका ऐसा सवाल नहीं भी हो सकता है क्योंकि आपने संविधान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। लेकिन दोस्तों यह बात तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि ऐसा विधेयक पारित नहीं हो सकता है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। और अगर ऐसी बात होती तो महिला आरक्षण विधेयक 2024 पारित नहीं होता, उसे सर्वोच्च न्यायालय पारित नहीं कर पाता। और कोई ना कोई जरूर ऐसे हमारे देश के नागरिक रहे होंगे जो आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते थे, लेकिन कोई तो नहीं गए क्योंकि उन्हें पता है कि यह संविधान सम्मत है। देखिए दोस्तों इसे समझने के लिए हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 को समझना होगा। अनुच्छेद 14 को समझने से पहले यह भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सरकार के 3 अंग होते हैं, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और विधायिका ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को समाप्त करती हो। दोस्तों ये केशवानंद भारती केस में भी कहा गया था और मैं आपको बता दूं ये अनुच्छेद 13 में भी निहित है दोस्तों। इसीलिए मैं जो कहना चाह रहा हूं आपको यही कि महिला आरक्षण विधेयक इसलिए पारित हो गया क्योंकि वो संविधान सम्मत था, वो किसी के नागरिकों के मौलिक अधिकार को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्टिकल 14 की मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल 14 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि या कानून के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 शब्द को आप अंडरलाइन कीजिए और अपने कॉपी में नोट्स कीजिए। मैं बगल में लिख भी दे रहा हूं। क्या मैं बोला कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, दोनों वर्ड यहाँ पर देखिए और नोट कीजिए कि ये कौन
से संविधान से लिया गया है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में मैंने देखा है, यूपीएससी भी स्टेटमेंट बनाकर ऐसे प्रश्न को पूछी है कि भैया कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है और कानूनों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं आपको बता दूं, कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और कानूनों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों आप नोट कर लीजिए, ये स्टेटमेंट यूपीएससी भी कर पूछती है। जैसे ऐसे पूछेगी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा कि यहां से लिया गया है, यहां से लिया गया है, और फिर पूछेगा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देगा 1, 2 और दोनों नहीं, दोनों सही। तो आपको मारना होता है ऐसे दोस्तों। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सिंसियर रहिए, इस सब सारी चीजों को नोट करते जाइए। सिर्फ आपको करंट अफेयर्स सुनना नहीं है, नोट भी करना। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आर्टिकल 14 का डिफिनेशन यहां पर आपको बताया, उसमें बताया गया कि विधियों के समक्ष समानता वो क्या है? वो अनुपातिक समानता है दोस्तों। कहने का मतलब यह हुआ कि समान जनों के साथ समान और असमान जनों के साथ असमान व्यवहार करना है। अब कैसे मेरे दोस्तों? मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया और कहा कि 10 व्यक्तियों में जाकर बांट दीजिए, और वो 10 व्यक्ति पंक्ति में खड़े हुए हैं, आपको जाकर बांटना है। आप आर्टिकल 14 को फॉलो कर क्या कीजिएगा? आपको लग रहा होगा कि सबको 10-10 रुपए दे देंगे, यही तो समानता होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, यह आर्टिकल 14 हमारे देश का नहीं कहता है। हमारे देश का आर्टिकल 14 कहता है विधियों के समक्ष समानता, और यह अनुपातिक समानता पर आधारित है। इसका मतलब यह हुआ कि हम देखेंगे कि उस पंक्ति में व्यक्ति की स्थिति क्या है। मान लीजिए कि पहले पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति मुकेश अंबानी का एक बेटा है, तो मेरे दोस्तों मैं उसको 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया भी मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो हम उसे क्यों हम उसको रुपया दें? मेरे दोस्तों मान लीजिए कि उसी पंक्ति में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको अगर 1 घंटे के अंदर खाना नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा दोस्तों, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो हम उसे क्या करेंगे? 90 रुपया दे देंगे कि भैया जल्दी से आप खाओ और जल्दी से अपने पेट को भरो, और हमारे देश में मानवाधिकार को रक्षा करते हुए उसे क्या करेंगे? आर्टिकल 14 के तहत समानता प्रदान करेंगे। तो इसे कहते हैं समानता, ना कि सबको 10-10 रुपया दे देना। ये समानता नहीं है। तो मेरे दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में 11 बजे रात में किसी भी महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता है। उनके साथ कहीं ना कहीं तो भेदभाव है दोस्तों। आप घर से निकलने दो उन्हें, फिर आरक्षण की बात करना उनसे, आरक्षण नहीं देना उन्हें, लेकिन आरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि आप ही की वजह से उन्हें वंचित किया जाता है। तो आप सबसे पहले सुधरने की कोशिश कीजिए, तभी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो उन लोगों को मैंने समझाया और वो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी गए। अब दोस्तों, हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है वो है रिफॉर्म्स इज इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अर्थात भारत में आपराधिक न्याय तंत्र का सुधार। मेरे दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो पुराने कानून थे अब उसे चेंज कर नए कानून में परिवर्तित कर दिया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से विपक्ष, 1 जुलाई यानी 2024 से विपक्ष के विरोधों के बीच केंद्र सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत के 3 कानूनों को निरस्त कर दिया और उनके जगह पर 3 नए कानून लाया गया, जो मैंने आपको अभी तुरंत बताया दोस्तों। अब वो अंग्रेजी हुकूमत के 3 ऐसे कौन से कानून थे जिसे परिवर्तित कर अब नए कानूनों में बदल दिया गया है? तो वो है आईपीसी की 1860 का कानून, जिसे अब बदलकर बीएनएस कर दिया गया है, सीआरपीसी 1973 जिसे बदलकर बीएनएसएस कर दिया गया है, आईईए 1872 जिसे बदलकर अब बीएसए कर दिया गया है। दोस्तों, ये नए कानून है। भारत सरकार का मानना था कि जो पुराने कानून थे वो दंडात्मक बिंदुओं पर आधारित थे, लेकिन जो अब नए कानून आए हैं वो सुधारात्मक बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों, यानी कि अब दंड कम दिया जाएगा और उसमें सुधार किया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। बस यही हुआ है कि जो पुराने धाराएं थे, सेक्शन थे, वो अपने मूल स्थान से दूसरे जगह पर चले गए हैं और कुछ हुआ नहीं है। बहुत सारे तो विवाद भी उत्पन्न हो गए, जैसे कि मॉब लिंचिंग को लेकर हो गया, बेल को लेकर हो गया, और जैसे कि एक और था क्या, ट्रांसजेंडर को लेकर हो गया। तो मेरे दोस्तों, ये सब अभी समस्याएं तो बनी हुई हैं, तो मतलब कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। बस यही हुआ कि हम सभी को याद करने में थोड़ी सी समस्या हो गया। मुझे खुद बहुत सारे आईपीसी के सेक्शन याद थे, लेकिन जैसे ही इसे चेंज कर दिया गया अब याद करना बहुत मुश्किल हो गया दोस्तों। कितना याद करेंगे? पहले एक बार कर चुके हैं, फिर से करना पड़ गया, तो ये डबल हमारा मेहनत हो गया। अभी हम कर भी रहे हैं। एक बुक्स भी आती है बीएनएसएस की, जो गवर्नमेंट की है, वो आप बाय कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, फ्लिपकार्ट नहीं तो अमेजोन से जाकर आप बाय कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो अगला है ना हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स का, आप इसे समझ गए ना कि जो चेंज किया गया नया कानून, ये क्या था प्रावधान। थोड़ा सा इसके इतिहास को भी आप समझना चाहते हैं, अपने सिलेबस से लिंक कर लीजिएगा, है ना, कि आप पढ़ लीजिएगा इतिहास में थोड़ा सा कि कब ये आईपीसी 1860 है, कौन सा वहाँ उस समय गवर्नर जनरल था, ये सब पढ़ लीजिएगा। नहीं तो फिर मेरा करंट अफेयर्स की क्लास क्या बहुत लंबा फिर क्लास चल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवा दे रहा हूँ करंट अफेयर्स से क्या है, और उसके संबंध में जो इर्द गिर्द बातें हैं वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो अगला है वो अगला करंट अफेयर्स है भारत में समलैंगिक विवाह। इस पर भी बहुत ज्यादा विवाद चला था दोस्तों, और बहुत सारे लोग तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी चल गए थे। तो मैं आपको बता दूं कि यह मुद्दा सबसे पहले 2018 में भारत की सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया ना,
तब से यह उत्पन्न हो गया समस्या दोस्तों। क्योंकि आईपीसी की धारा 377 समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानती है, लेकिन क्या किया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। चलिए इतना तक कोई समस्या नहीं था, इतना तक चला दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब हाल ही में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर विचार करना शुरू कर दिया। उसकी याचिका पर अपना पीठ स्थापित किया, अपने पीठ की याचिका पर सुनवाई करना शुरू किया, तब जाकर विवाद उत्पन्न हुआ। सरकार ने विरोध किया और बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। दोस्तों विरोध में यही था कि सरकार का मानना है कि कानून निर्माण करने का अधिकार विधायिका के पास है, ना कि न्यायपालिका के पास है। यह भी बात सही है दोस्तों, न्यायपालिका को विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि समलैंगिक विवाह को लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। इस पर विचार करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आप एक यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप एक प्रशासनिक सेवा में जाने वाले हैं, आपको जिला संभालना है, तो ये सब मुद्दा पर आपको विचार करना पड़ेगा। आपको सही और गलत का मतलब समझ में आना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इस विषय पर जरूर कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। सरकार का यह भी कहना है दोस्तों कि समलैंगिक विवाह समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, जिससे भारतीय संस्कृति पर गहरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी समलैंगिक विवाह को लेकर प्रावधान। अभी तक समलैंगिक विवाह को लागू नहीं किया गया है, लेकिन आईपीसी की धारा 377 को खत्म कर दिया गया। वर्तमान की स्थिति यही है कि आईपीसी की धारा 377 खत्म है। समलैंगिक यौन संबंध अभी समाज में लागू है, यानी कि कोई समलैंगिक यौन संबंध बनाता है तो वह अपराध नहीं होगा। लेकिन समलैंगिक विवाह पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक यह याचिका निलंबित है। देखते हैं कि इस पर कैसा निर्णय दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप दीजिएगा, तो आप दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो अगला करंट अफेयर्स मेरा रहा वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग रहा। आप कहिए कैसी बात कर रहे हैं, 2024 की करंट अफेयर्स बता रहे हैं और 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। तो मेरे दोस्तों 2024 इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि 23 अगस्त 2024 चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का 1 साल हो चुका था दोस्तों। इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि चंद्रयान 3 लैंडिंग पिछले साल हुई थी और इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसरो जैसी संस्था ने किया था और भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला था, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। इसलिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए जब इसके 1 साल पूरे हुए ना इसके सफल लैंडिंग की, तो उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इसी दिन को मनाने का निर्णय लिया और उसी दिन से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसी दिन से मनाया जाने लगा। और ऐसे सवाल पूछते हैं हमारे साथ जब भी आते हैं नए एग्जाम ना, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और यह खबर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था, लेकिन हमने थोड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम से इसको जोड़ा। थोड़ा सा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस नोट कर लीजिए। इतना हमारे लिए कीजिए भाई, ठीक है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी लाभ होना चाहिए दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि एक और चीज जो मेरा अगला सेगमेंट है उसको भी देख लेते हैं। अब थोड़ा सा अगला सेगमेंट में कौन सी चीजें हैं वो देखते हैं। अगला थोड़ा सा आप राष्ट्रीय में इसको मत रखिए, अंतरराष्ट्रीय में रखिए। यह है चीन भारत सीमा विवाद पर हालात जो है वो तनावपूर्ण है दोस्तों। जिसको आप अंतरराष्ट्रीय भी शामिल कर सकते हैं, राष्ट्रीय नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, लेकिन मैंने राष्ट्रीय में रख दिया है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2024 में चीन भारत सीमा विवाद लद्दाख में जारी रहा। विशेष रूप से गलवान की घाटी में लेकर बहुत ज्यादा विवाद तो चलते ही रहता है और ये विवाद जो है 1962 से है, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था दोस्तों। भले ही उसमें भारत हारा था, लेकिन गलतियों से सीखा था और 1965 में फिर हमने पाकिस्तान को हराया था। लेकिन विवाद जो हमारा था चीन से वो 1962 से ही रहा। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि हाल ही में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सीमा विवाद को लेकर चर्चा की दोस्तों। आपको पता होगा बैठे थे और बैठक हुई थी। हालांकि कोई निर्णायक समाधान नहीं निकला क्योंकि चीन नहीं चाहता है कि भारत आईटी सेक्टर में उसका मुकाबला कर सके, कभी नहीं चाहता है दोस्तों। इसीलिए उसकी 3 फिंगर पॉलिसी भी होती है। खास करके वो कहता है नेपाल का एरिया कुछ हमारा है, कुछ कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया हमारा है। तो इसकी पॉलिसी जो है ना वो कहीं ना कहीं भारत को कमजोर दिखाना है, भारत को आगे नहीं बढ़ने देने वाला है। तो दोस्तों उससे कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमें अपनी विदेश नीति को बिल्कुल एकदम तटस्थता के साथ बनाए रखना पड़ेगा ताकि हम उनके ओझे में नहीं फंसे और हम अपने विकास कार्य को आगे बढ़ा सके दोस्तों। लेकिन बैठक हुई थी, यह चर्चा का विषय रहा और आप इसे नोट कर सकते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ, ये सब नोट करिए। आप भारत और चीन के संबंध को पढ़ सकते हैं, सिलेबस से लिंक करने की कोशिश कीजिए। ऐसे में आपको बता दूं कि ब्रिक्स जो है वो एक एशियाई संगठन है जिसमें शामिल कौन कौन से हैं। ब्रिक्स में ही आप फुल फॉर्म से पता लगा सकते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स में शामिल देश हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अमेरिका जैसे जो एक गुटीय देश हैं, खास करके शक्तिशाली देश हैं, उसका नियंत्रण को क्या कर सके, स्थापित किया जा सके। इसलिए एशियाई संगठन बनती है और खास करके ब्रिक्स इसीलिए बना है दोस्तों, ठीक है।
दोस्तों अगर और भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं अगला करंट अफेयर, जैसे कि बेल को लेकर, जमानत को लेकर, लेकिन मैंने नहीं शामिल किया क्योंकि मैं इस पर एक बहुत शानदार वीडियो बना रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, जाकर देख लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में वीडियो का, ठीक है। वो जमानत को लेकर है, बहुत अच्छे से बात की है, 13-14 मिनट का वीडियो है, तो उसमें बहुत विस्तार से चर्चा की है हमने। दोस्तों अब हमारा अगला सेगमेंट है अंतरराष्ट्रीय सेगमेंट। इससे पीछे भी जो हम चीन और भारत के जो सीमा विवाद को लेकर चर्चा की है, ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय सेगमेंट होगा, और इसमें हम बात करने वाले हैं COP28 जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को लेकर, जिसका सम्मेलन हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2024 में भारत ने COP28 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर अपना नेतृत्व सुनिश्चित किया दोस्तों, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और टॉपिक में से एक रहा। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, यानी कि 2070 तक हम जीरो कार्बन का लक्ष्य रखे हैं दोस्तों, तथा जलवायु वित्तीय सहायता के लिए अन्य देशों से सहायता भी भारत ने मांगी है। इसके साथ ही अगर हम आर्थिक घटनाओं के बारे में बात करें, आर्थिक सेगमेंट की बात करें, तो मेक इन इंडिया 2.0 महत्वपूर्ण रहा। एक कार्यक्रम चला है दोस्तों, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेक इन इंडिया 2014 में स्टार्ट हुआ था, कोई उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्टार्ट हुआ है तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि उत्पादन को बढ़ाना है, निवेश को आकर्षित करना है, विनिर्माण को बढ़ावा देना है, यही मेक इन इंडिया 2.0 का उद्देश्य है। अगला जो है मेरे दोस्तों वो डिजिटल रुपया CBDC को लेकर है। उसमें क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 में डिजिटल करेंसी का सफल परीक्षण किया है। कौन? रिजर्व बैंक, RBI। और इसके साथ ही मैं दोस्तों ये भी बता दें कि इसके जरिए भुगतान प्रणाली को और तेज और सुरक्षित बनाना है। शायद मेरे दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट को लेकर भी बहुत ज्यादा इस पर सवाल उठे, और इस पर बात मैं करवा दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025 में रेपो रेट को स्थिर बनाए रखने की संभावना व्यक्त की है, जो 2024 में भी स्थिर रहा। कितना रहा मेरे दोस्तों? रेपो रेट इस पर 6.5% रहा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि RBI के नए गवर्नर 9 दिसंबर 2024 को संजय मल्होत्रा के रूप में नियुक्त हुए। इससे पहले शक्तिकांत दास हमारे देश के RBI के गवर्नर थे, जो अभी हुए। अब दोस्तों करंट अफेयर्स के अगले सेगमेंट पे आते हैं, जो खेल और कूद से संबंधित है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो हालिया में विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुआ, जिसमें गुकेश 18 वर्ष के उम्र में इतिहास रच दिए दोस्तों। उन्होंने शतरंज में गोल्ड मेडल जीता और उन्होंने विजेता हुए मेरे दोस्तों इस बार, और ये जो था वो 14वें विश्व शतरंज चैंपियनशिप था, और इसमें भारत का ये नाम रोशन कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको पूरे करंट अफेयर्स 2024 का महत्वपूर्ण बताएं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे UPSC हो लेवल का हो, चाहे कोई भी स्टेट PCS का एग्जाम की हो, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आज का ये करंट अफेयर्स। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।